नमस्कार दोस्तों, होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल। यूनी एग्जाम्स आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम 2022 के प्रीलिम्स में इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन। रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी आर रिलेटेड टू द प्रोविजंस ऑफ लेंडिंग बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। आपके ऑप्शन है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम फाइनेंस इनिशिएटिव, एंड ऑप्शन डी इज योर वर्ल्ड बैंक। देखिए, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये काफी न्यूज चर्चा में था, आपने जरूर पढ़ा होगा। श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, तो उसके तहत ये टर्म यूज किया गया था, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, दैट इज योर RCF। देखिए, दोनों ही फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए होता है। RFI जो होता है वो ऑल मेंबर कंट्रीज के लिए होता है, और सबका नॉमिनल रेट पे असिस्टेंस दी जाती है। वेयर एज जो RCF होता है आपका रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, ये लो इनकम कंट्रीज के लिए होता है। और ये कंसेशनल रेट्स पे प्रोवाइड की जाती है। तो अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा सहायता दी जाती है आपका रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट एंड रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी। सो IMF इज द करेक्ट आंसर। Okay, next question. With reference to the Indian economy, consider the following statements. An increase in nominal effective exchange rate indicates the appreciation of rupee. An increase in the real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness. An increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NEER and REER. Which of the following statements are correct? देखिए, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, दोस्तों आपने वर्ड सुने होंगे, ये नॉमिनल एक्सचेंज रेट, दैट इज RER, एंड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बहुत ही कंसेप्ट का है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ा डिटेल इसका मैं बताना चाहता हूं। देखिए, पहले डिस्कस करते हैं नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। देखिए, इफेक्टिव टर्म नॉर्मल होता है नॉमिनल एक्सचेंज रेट, और एक होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। जब हम एक कंट्री से कंपैरिजन करते हैं तब हम यूज करते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट, वन कंट्री की करेंसी। इफेक्टिव टर्म होता है जब ग्रुप ऑफ करेंसीज को हम किसी एक करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं, तो इफेक्टिव टर्म यूज करते हैं। देखिए, कंसेप्ट दोनों का सेम है, मैं आपको NER समझाता हूं। नॉमिनल इफेक्टिव रेट, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम करते हैं रुपीस का और डॉलर्स का कंपैरिजन। अभी डॉलर का रेट चल रहा है अराउंड 77-78, बट फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस हम सपोज करते हैं $1 इक्वल्स टू रुपीस 70। ठीक है, $1 फॉर एग्जाम्पल रुपीस 70 के बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ₹70 पर डॉलर
और या तो हम इसको लिख सकते हैं ₹70 पर डॉलर, या लिख सकते हैं $0.014 पर रुपी। 1/70 का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा आंसर 0.014। देखिए दोस्तों, मैं आपसे क्यों डिस्कस कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है इंक्रीज। अगर यहां एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन वर्ड यूज होता तब ठीक है, हम दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते थे। यहां हुआ है वर्ड इंक्रीज का, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे। देखिए आरबीआई का स्टैंडर्ड नॉर्म्स प्रोसीजर होते हैं जो वो फॉलो करता है। आइडियली जो इफेक्टिव रेट को करता है तो वो करता है फॉरेन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, फॉरेन करेंसी डॉलर विद रिस्पेक्ट टू रुपीस टर्म में वो यूज करता है। तो हमें यहां यूज करना पड़ेगा टर्म $0.014 पर रुपी। ठीक है, बिकॉज आरबीआई भी ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करता है, स्टैंडर्ड नॉर्म फॉलो करता है। अब देखिए हमारा एनईआर है 0.014 पर डॉलर। सपोज कीजिए ये 0.014 ये वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अगर ये इंक्रीज हो जाती है इसका मतलब क्या हुआ, पर रुपी पहले हमें $0.014 मिल रहे थे, जब ये वैल्यू इंक्रीज हुए तो पर रुपी हमें ज्यादा डॉलर मिलेंगे अब, क्योंकि ये वैल्यू इंक्रीज हो चुकी है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हुई है इसका मतलब क्या हुआ, हमारा रुपी एप्रिशिएट हुआ है। इसका मतलब अगर नॉमिनल इफेक्टिव रेट इंक्रीज होता है तो करेंसी एप्रिशिएट होती है। क्वेश्चन में पूछा गया था एन इंक्रीज इन नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट या इफेक्टिव रेट इंडिकेट्स द एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। तो इसके हिसाब से जब ये 0.014 की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा रुपी भी इंक्रीज होगा, एप्रिशिएट होगा। सो फॉर अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट पे आते हैं। An increase in the real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness. चलिए आप बात करते हैं आरईआर की। अगेन इफेक्टिवनेस अगर ज्यादा करेंसीज होंगे, इफेक्टिव रेट अगर एक करेंसी से हम कंपेयर करेंगे। चलिए फॉर एग्जांपल हम दो कंट्रीज का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया और यूएसए। हमारा नॉमिनल इफेक्टिव रेट है 70.014 हमने कैलकुलेट करा था। सपोज कीजिए इंडिया में एक चाय का दाम है 10 रुपए, और यूएसए में एक चाय मिलती है हमें $1 में। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है रियल इफेक्टिव रेट। इधर आएगा देखिए रियल इफेक्टिव रेट वही, ये हम कैलकुलेट करते हैं ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अब्रॉड with respect to domestic country. Trade competitiveness of abroad with respect to domestic country. चलिए आइए देखते हैं। इंडिया में 10 रुपए है, डॉलर 1 रुपए है, हमारा नेट इफेक्टिव रेट है 70 रुपए। सपोज करते हैं अगर रुपी की वैल्यू इंक्रीज हुई तो यूएसए
क्योंकि वी आर कंपेयरिंग अब्रॉड विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक। अगर रुपी की वैल्यू इंक्रीज हुई तो यूएसए का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगा। अगर रुपी की वैल्यू बढ़ेगी तो यूएसए का ट्रेड कॉम्पिटिटिव इंक्रीज होगा। अगर डॉलर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो यूएसए का ट्रेड डिक्रीज होगा। देखिए न्यूमरेटर में डोमेस्टिक क्यों आया, बिकॉज अगर रुपी बढ़ा तो यूएसए का ट्रेड कॉम्पिटिटिव बढ़ेगा, डोमेस्टिक ऊपर। इफ डॉलर इंक्रीज हुआ तो यूएसए का ट्रेड डिक्रीज होगा, ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज होगा। तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब बात करते हैं नॉमिनल एक्सचेंज रेट की। देखिए नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इफेक्टिव रेट अगर इंक्रीज हुआ, अगर हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुआ इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास डॉलर ज्यादा आए हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मेरे पास डॉलर अगर ज्यादा आएंगे तो मैं आई विल ट्राई कि मैं यूएसए से ज्यादा सामान खरीद सकता हूं एज कंपेयर टू इंडिया। तो इसका मतलब यूएसए का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस विल इंक्रीज। तो ये आ जाएगा आपका नॉमिनल इफेक्टिव रेट। चलिए कैलकुलेट करते हैं। $1, जैसे ये हमारा ₹70 है तो इसको हम 1/70 भी लिख सकते हैं। देखो वैसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो हमारा RER आया 1/7। देखिए रियल इफेक्टिव रेट आया हमारा 1/7। इसका मतलब क्या हुआ है, अगर हमारा रियल इफेक्टिव रेट 1 से कम है इसका मतलब डोमेस्टिक ट्रेड ज्यादा कंपिटिटिव है। अगर हमारा RER इक्वल्स टू 1 है दैट इज नो ट्रेड। अगर हमारा RER इज मोर देन 1 है तो अब्रॉड दैट इज यूएसए का ट्रेड कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है an increase in real effective exchange rate indicates an improvement in trade competitiveness। देखिए बात को समझिए, अगर हमारा RER इंक्रीज होगा इसका मतलब क्या होगा, हमारी करेंसी जो है दैट इज रुपीस एप्रिशिएट होगी। इसका मतलब क्या होगा, रुपीस हमारा कॉस्टली होगा। इसका मतलब क्या होगा, हमारा ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस डिक्रीज होगी। स्टेटमेंट में दिया गया है एन इंक्रीज इन द रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। दिस स्टेटमेंट इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कम होगा। So the second statement is wrong. Okay, third statement, an increasing trend in domestic inflation relative to inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NEER and REER। देखिए दोबारा समझते हैं। सपोज कीजिए नॉमिनल इफेक्टिव रेट वही $0.014 पर रुपीस है। अगर इन्फ्लेशन आती है इकोनॉमी में इससे क्या होगा, हमारा रुपी डेप्रिशिएट होगा। अगर इन्फ्लेशन आएगी ऑब्वियसली हमारा रुपी डेप्रिशिएट होगा। रुपी डेप्रिशिएट होगा तो ऑब्वियसली जो ये वैल्यू है ये भी डिक्रीज होगी। तो इफेक्टिवली हमारा NER
ये डिक्रीज होगा बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन इन एन इकोनॉमी. तो NER विल डिक्रीज. RER की बात करते हैं. देखिए अगर इन्फ्लेशन आएगी इकोनॉमी में तो जो गुड्स होंगे वो डोमेस्टिक कंट्री में, फॉर एग्जांपल इंडिया में महंगे होंगे. इंडिया में महंगे होंगे इसका मतलब यूएसए में वो गुड्स अभी नॉर्मल रेट पे, सेम रेट पे हैं, तो यूएसए का ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा. विल इंक्रीज. इसका मतलब RER इंक्रीज होगा. देखिए इन्फ्लेशन अगर होगी तो हमारा NER डिक्रीज होगा, RER इंक्रीज होगा. वापस क्वेश्चन में चलते हैं. इसमें पूछा गया एन इंक्रीजिंग ट्रेंड इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन रिलेटेड टू इन्फ्लेशन इन अदर कंट्रीज इज लाइकली टू कॉज एन इंक्रीजिंग डाइवर्जेंस बिटवीन NER एंड RER. डाइवर्जेंस मतलब हमारा NER कम हो रहा है, RER ज्यादा हो रहा है, तो डाइवर्जेंस हो रहा है. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इसमें हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा C 1 and 3 ओनली. ठीक है, थोड़ा बेसिक्स का था. अगर आपके बेसिक्स स्ट्रांग होंगे, अगर आप नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तो प्लीज अपने बेसिक्स बहुत स्ट्रांग कीजिए. काफी मदद मिलती है उससे क्वेश्चन सॉल्व करने की. Okay, next question. With reference to the Indian economy, consider the following statements. If the inflation is too high, Reserve Bank RBI is likely to buy government securities. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. If the interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Which of the statements given above are correct? देखिए पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं. If inflation is too high, RBI is likely to buy government securities. देखिए इजी क्वेश्चन है, ऑब्वियसली बाय नहीं, वो सेल करेगा. बहुत ही इजी कंसेप्ट का क्वेश्चन है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. If the rupee is rapidly depreciating, RBI is likely to sell dollars in the market. Obviously अगर रूपी डेप्रिशिएट हो रहा है तो डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है, तो मनी सप्लाई वो पंप करेगा RBI डॉलर्स की मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. सो ऑब्वियसली इट विल सेल डॉलर्स इन द मार्केट. सो सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. Third, if interest rates in the USA or European Union were to fall, that is likely to induce RBI to buy dollars. Obviously, अगर interest rates US markets में, European markets में कम होंगे, तो obviously dollars euro की value कम होगी, तो RBI will obviously buy dollars or euros and pounds etc. from that market. क्यों होगा? देखिए डॉलर एक एसेट होता है RBI के लिए. If RBI के पास sufficient dollars हैं तो अपना BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सॉल्व कर सकता है. सो थर्ड स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो द करेक्ट आंसर इज B 2 and 3 ओनली. Okay, next, with reference to the G20 common framework, consider the following statements. It is an initiative endorsed by the G20 together with the Paris Club. It is an initiative to support low-income countries with unsustainable debt. Which of the statements given above are correct? देखिए बात करते हैं G20 कॉमन फ्रेमवर्क की. देखिए कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से जितनी भी लो इनकम कंट्रीज हैं उसकी अराउंड 60% ऑफ द कंट्रीज वो डिस्ट्रेस में है. 2015 में आंकड़ा अराउंड 30% लो इनकम कंट्रीज जो भी थी उनका टोटल 30% कंट्रीज डिस्ट्रेस में थी. कोविड के बाद 60% हो गया है. तो आपने सुना होगा वर्ल्ड बैंक एंड IMF उन लोगों ने G20 दैट इज ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, या अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं तो उसमें आया था G20 का, आपको पता होना चाहिए. तो G20 से रिक्वेस्ट करी कि आप ये लो इनकम कंट्रीज की हेल्प कीजिए. तो G20 ने एक इनिशिएटिव निकाला था DSSI, डेट सर्विस सस्पेंशन इनिशिएटिव. उसमें क्या करा है इन G20 ने जो कंट्रीज लो इनकम कंट्रीज थी जो डिस्ट्रेस से गुजर रही थी उनको आर्थिक सहायता में मदद कीजिए, और जो उनका डेट था वो पोस्टपोन कर दिया था. पहले दिसंबर
पहले 2020 तक स्थगित कर दिया था, फिर ये 31 दिसंबर 2021 तक सस्पेंड कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी लो इनकम कंट्रीज की हालत कुछ ठीक नहीं हुई। फिर सीन में आया पेरिस क्लब। देखिए, पेरिस क्लब का गठन हुआ 1956 में। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है पेरिस क्लब, इसमें 22 मेंबर्स हैं। तो ये भी एज अ क्रेडिट फैसिलिटेटर हेल्प करता है जो लो इनकम कंट्रीज हैं, जिनका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। जो मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क ठीक करने के लिए पेरिस क्लब उन कंट्रियों को मनी लेंड करता है। तो G20 ने पेरिस क्लब के साथ मिला के लो इनकम कंट्रीज की सहायता करी। उसका नाम था G20 कॉमन फ्रेमवर्क। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज एन इनिशिएटिव एंडोर्स्ड बाय द G20 टुगेदर विद पेरिस क्लब, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड, इट इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट लो इनकम कंट्रीज विद अनसस्टेनेबल डेट, ये भी बिल्कुल सही है। So the correct answer is option C, both 1 and 2. Okay, next, with reference to Indian economy, what are advantages of inflation index bonds, IIB? Government can reduce the coupon rates on its borrowings by way of IIBs. IIGs provide protection to the investors from uncertainty regarding inflation. The interest received as well as capital gains on IIBs are not taxable. देखिए, आपको सबको पता है एक बॉन्ड्स होते हैं, उसकी एक फेस वैल्यू होती है। उस पर फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए का बॉन्ड है तो उस पर 5% आपको इंटरेस्ट मिलता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, अगर इन्फ्लेशन होगा तो बॉन्ड होल्डर्स को नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल अगर इन्फ्लेशन आ गई 3% की, तब भी बॉन्ड होल्डर्स को 100 रुपए पे ही 5% मिलेगा। अब इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इस साल 100 रुपए फेस वैल्यू है और 3% इन्फ्लेशन है, तो नेक्स्ट ईयर 103 रुपए पे ये 5% इंटरेस्ट इंडेक्स बॉन्ड होल्डर्स को मिलेगा। तो एक तरह का सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हेजिंग होता है अगेंस्ट इन्फ्लेशन, ये आप कह सकते हैं। So the first statement, government can reduce the coupon rates on its borrowings by way of IIBs, ये बिल्कुल सही है क्योंकि इनको ऑब्वियसली इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन मिल रही है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स नाम है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट कैन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग इन्फ्लेशन, यस, ये भी बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। द इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज कैपिटल गेन्स ऑन IIBs आर नॉट टैक्सेबल, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दे आर टैक्सेबल। So this statement is wrong. So correct answer is option A, 1 and 2 only. Okay, next. With reference to foreign-owned e-commerce firms operating in India, which of the following statements are correct? They can sell their own goods in addition to offering their platforms as marketplaces. The degree to which they can own big sellers on their platforms is limited. देखिए, ये न्यूज़ थोड़ा 3-4 साल कंटेम्प्रेरी करंट अफेयर्स में आ गया। ये न्यूज़ थोड़ा 3-4 साल पुरानी है, बहुत ही विवाद हुआ था इस न्यूज़ पे, आपको ज़रूर थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। ई कॉमर्स के रिगार्डिंग है, तो इसमें गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी लाई है जिसमें डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको हानि ना पहुंचे, इसलिए जो देखिए इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एक ई कॉमर्स वेबसाइट फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट है, तो जो न्यू पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसमें बताया गया है कि जो फ्लिपकार्ट अपना सामान खुद नहीं बेच सकती, ठीक है, ना कि फ्लिपकार्ट फॉर एग्जांपल एक कंपनी है ABC, अगर वो फ्लिपकार्ट के थ्रू सामान बेच रही है तो फ्लिपकार्ट का ABC में कोई भी शेयर होल्ड नहीं होना चाहिए। ये गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस थी। So the first statement, they can sell their own goods in addition to offering their platforms as marketplaces. They cannot. देखिए, आपको पता होगा FDA के जो रूल्स हैं, तो जो ब्रिक मोटार
उसमें 51% एफडीआई अलाउड है। जो मार्केट प्लेस उस पर 100% एफडीआई अलाउड है। ई कॉमर्स में एफडीए 0% अलाउड है। ठीक है। The first statement, they can sell their own goods in addition. This statement is absolutely incorrect. So first statement is wrong. Second, the degree to which they can own big sellers on their platform is limited. Yes, क्योंकि restrictions हैं, so they can is limited. So second statement is right. So the correct answer is option B, 2 only. Okay, next. Which of the following activities constitute real sector in the economy? Farmers harvesting their crops, textile mills converting raw cotton into fabrics, a commercial bank lending money to a trading company, a corporate body issuing rupee denominated bonds overseas. Select the correct answer using the code given below. देखिए बात कर रहे हैं रियल सेक्टर इन द इकोनॉमी। देखिए दो सेक्टर होते हैं, एक होता है रियल सेक्टर, एक होता है फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, रियल सेक्टर वो होते हैं जहां से प्रोडक्शन, परचेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, वो रियल सेक्टर में आता है। पहली स्टेटमेंट, फार्मर्स हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, दे आर पार्ट ऑफ रियल। सेकंड, टेक्सटाइल मिल्स कन्वर्टिंग रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक्स, दिस वन इज आल्सो करेक्ट इन रियल। कमर्शियल बैंक लेंडिंग मनी टू अ ट्रेडिंग कंपनी, ये आपका आ गया फाइनेंशियल में। अ कॉर्पोरेट बॉडी इशूइंग रुपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ओवरसीज, ये भी आ गया आपका फाइनेंशियल में। So third and fourth statements are incorrect. So सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1 and 2 only. Okay, next. Which one of the following situations best reflects indirect transfers often talked about in media recently with reference to India? An Indian company investing in a foreign enterprise and paying taxes to the foreign country on the profits arising out of its investment. A foreign company investing in India and paying taxes to the country of its base on the profits arising out of its investment. An Indian company purchases tangible assets in a foreign country and sells such assets after their value increases and transfers the proceeds to India. A foreign company transfers shares and such shares derive their substantial value and from assets located in India. देखिए बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट ट्रांसफर की। देखिए ये भी थोड़ा 3-4 साल पुराने की न्यूज़ है, आपने सुना होगा वोडाफोन का एक केस था। उसमें क्या हुआ था कि वोडाफोन एक एसेट ओन कर रही थी इंडिया में, जिसकी ओनरशिप वोडाफोन द्वारा किसी और कंपनी की थी। वोडाफोन किसी और कंट्री की है, जिस कंपनी के नाम से वो एसेट था वो भी किसी तीसरी कंट्री का था। अब जहां ट्रांसफर ऑफ शेयर की बात आई तो उसमें कैपिटल गेन वाला विवाद हुआ था, तो उसके तहत ये टर्म आया था इनडायरेक्ट ट्रांसफर। सो द करेक्ट आंसर अमंग दिस इज फॉरेन कंपनी ट्रांसफर्स शेयर्स। तो डी इज द करेक्ट आंसर। Okay, next. With reference to the expenditure made by an organization or a company, which of the following statements are correct? Acquiring new technology is capital expenditure. Debt financing is considered capital expenditure, while equity financing is considered revenue expenditure. Select the correct answer using the codes given below. देखिए मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के बारे में बात कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट, अक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो तरह के होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको जरूर पता हो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स, प्लांट, मशीनरी एटसेट्रा जब होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। तो अक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखिए तीसरी कोई बात किया है क्वेश्चन में, डेट फाइनेंसिंग और इक्विटी फाइनेंसिंग। देखिए दोनों एक तरीके के फाइनेंसिंग मेथड्स होते हैं। डेट में आप बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, इक्विटी में आप सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स और क्या इक्विटी आप ऑफर करते हैं।
जो ये पैसे आते हैं उसको फिर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज करते हैं, ठीक है। सो डेट फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ठीक है, लेकिन व्हाइल इक्विटी फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दिस पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट दिस इज रॉन्ग। सो दिस स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, वन ओनली। ओके, अगला सवाल। विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। A share of the household financial savings goes towards government borrowings. Dated securities issued at market-related rates in auctions form a large component of internal debt. Which of the above statements are correct? देखिए पहली स्टेटमेंट, a share of the household financial savings goes towards government borrowings। देखिए बहुत सिंपल इजी कंसेप्ट है बैंकिंग का। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी सैलरी 100 रुपीज़ है तो मैंने 20 रुपीज़ सेव करे बैंक में, तो उस 20 रुपीज़ का बैंक क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करता है। दूसरी तरफ जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगा, इसका मतलब हुआ गवर्नमेंट ने बोरो किया बैंकों से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे शेयर हाउस होल्ड फाइनेंशियल सेविंग्स ही जा रही है गवर्नमेंट बोरोइंग्स में। आई बात समझ में? According to that logic, first statement is correct. Dated securities issued at market rates in auctions form a large component of internal debt. देखिए दो तरह के डेट होते हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। आपको पता होना चाहिए। तो इंटरनल डेट में जो लॉन्ग टर्म डेट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म डेट। तो ये जो आपकी डेटेड सिक्योरिटीज हैं ये सबसे लार्जेस्ट नहीं होते, पर इसका लार्ज कंपोनेंट होता है। डेटेड सिक्योरिटीज हो गई, टी बिल्स हो गए 364 डेज के, 180 डेज के, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। Okay, next question. Consider the following statements. The tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight. Capital flight may increase the interest cost of firms with existing external commercial borrowings. Devaluation of domestic currency decreases the currency risk associated with ECBs. Which of the statements given above are correct? देखिए पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं। Tight monetary policy of US Federal Reserve could lead to capital flight. Capital flight वो होते हैं जब इन्वेस्टर्स एक कंट्री से लेकर दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है। वो ऐसा क्यों करता है? अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो पिछले 4-5-6 महीनों में जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने इंडिया से पैसे निकाले और यूएसए में इन्वेस्ट करे। ऐसा क्यों करा? क्योंकि वहाँ टाइट मॉनेटरी, फेडरल रिजर्व टाइट मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, वहां इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हुए। जब इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हुए तो एफपीआई इंडिया से पैसा उठा के यूएसए में अपना पैसे डाले, उसे कहते हैं कैपिटल फ्लाइट। तो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी वजह से डाले, तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग की बात करते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स वो होती हैं जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी हूँ, मैंने ECBs लिए, उससे मैंने पैसे इन्वेस्ट करे और अपना बिजनेस रन कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जो मैंने एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स ऑब्वियसली मैंने डॉलर्स में लिए। तो सपोज मैंने जब डॉलर में लिए थे तब 70 रुपीज था डॉलर का रेट। अगर मेरी डोमेस्टिक करेंसी डीवैल्यू हुई, मतलब अब 70 रुपये से ज्यादा, अब फॉर एग्जांपल अब डॉलर का रेट है 80 रुपये, तो मैंने 70 रुपये में लिए थे और 80 रुपये में मुझे वापस करने पड़ेंगे, तो मुझे नुकसान हुआ। तो स्टेटमेंट है डीवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेस द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड। ये डिक्रीजेस गलत वर्ड है, इंक्रीज होगा। भाई पहले मुझे 70 रुपये में खरीदे, अब मुझे 70 रुपये में लिए थे, 80 रुपये में मुझे वापस करने पड़ेंगे। तो इट विल डिक्रीज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विथ ECBs। So third statement is wrong. Capital flight may increase the interest cost of firms with existing external commercial borrowings. भाई सही बात है, जब कैपिटल फ्लाइट होगी,
जब थोड़ा डिस्ट्रेस होगा स्टॉक मार्केट में, इकोनॉमी में, जब लोग पैसा उठा के कहीं और करेंगे तो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स ऑब्वियसली इंक्रीज होंगी. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो 1 and 2 आर राइट. सो ऑप्शन ए 1 and 2 only is the correct answer. Okay, consider the following statements. In India, credit rating agencies are regulated by RBI. Rating agency, popularly known as ICRA, is a public limited company. Brickwork Ratings is an Indian credit rating agency. Which of the statements given above are correct? देखिए, first statement, in India, credit rating agencies are regulated by RBI. This is wrong. It is regulated by SEBI. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. अगर हम कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है तो ऑप्शन ए, सी एंड डी ये भी एलिमिनेट हो जाएंगे. करेक्ट आंसर इज 2 and 3. तो अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर पा रहे हो, अगर आपको सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट नहीं पता हो, तब भी आप सॉल्व कर सकते हैं. दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट. With reference to the Banks Board Bureau, which of the following statements are correct? The governor of RBI is the chairman of Bank Board Bureau. Bank Board Bureau recommends the selection of heads for public sector banks. Bank Board Bureau helps the public sector banks in developing strategies and capital raising plans. Select the correct answer. देखिए, first statement, the governor of RBI is the chairman of Bank Board Bureau, ये बिल्कुल गलत है. आपको पता है गवर्नर ऑफ आरबीआई हमारे शक्तिकांत दास हैं, वो बैंक बोर्ड ब्यूरो के चेयरमैन नहीं हैं. नहीं होता है. बैंक बोर्ड ब्यूरो इजी क्वेश्चन है, ये प्रीवियस रिपीट हुआ है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व करे होंगे तो आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है. रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो करेक्ट आंसर इज 2 and 3. अगर आप एलिमिनेशन मेथड, आपने फर्स्ट स्टेटमेंट एलिमिनेट कर लिया तो ये वैसे ही रॉन्ग हो जाएंगे. The correct answer is option B, 2 and 3. With reference to convertible bonds, consider the following statements. As there is an option to exchange the bond for equity, convertible bonds pay a lower rate of interest. Second, the option to convert to equity affords the bondholder a degree of indexation to raising consumer prices. Which of the statements given above are correct? देखिए, अगर बॉन्ड होल्डर्स के पास ऑप्शन, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में अगर ऑप्शन होती है बॉन्ड टू इक्विटी, तो लोअर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. द ऑप्शन टू कन्वर्ट टू इक्विटी अफोर्ड्स अ बॉन्ड होल्डर अ डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू रेजिंग कंज्यूमर प्राइजेस. देखिए, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. देखिए, वही जो फिफ्थ क्वेश्चन का कंसेप्ट था वही होगा. जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो बॉन्ड होल्डर को नुकसान होता है. सपोज कीजिए बॉन्ड होल्डर ने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया, उससे क्या होगा? अगर नॉर्मल जनरल इन्फ्लेशन होगी, ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं, अगर जनरल इन्फ्लेशन होगी, अगर वो इक्विटी शेयर होल्डर है, अब इन्फ्लेशन में क्या हुआ? रेवेन्यू इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा? आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, उससे क्या होगा? शेयर प्राइस इंक्रीज होगा. तो एक तरह का हेजिंग ये मदद करता है, डिग्री ऑफ इंडेक्सेशन टू रेजिंग कंज्यूमर प्राइसेस. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2. ओके, अगला सवाल. कंसिडर द फॉलोइंग. एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव? देखिए, एक एक करके बात करते हैं. AIIB, देखिए इंडिया इसका मेंबर है. 2016 में इंडिया इसका मेंबर बना था, फाउंडिंग मेंबर था AIIB का. AIIB में आज की तारीख में तकरीबन 105 मेंबर्स हैं फ्रॉम एशिया एंड आउटसाइड एशिया ऑल्सो. अगेन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, फिर से रिपीट हुआ है. दैट्स व्हाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. चाइना का सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है अराउंड 30%.
इंडिया का सेकेंड नंबर पे है अराउंड 8.67%। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। अगले की बात करते हैं, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम। इसमें भी इंडिया 2016 में मेंबर बन गया था। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम क्या है? ग्रुप ऑफ 35 कंट्रीज है। 1987 में इसका गठन हुआ था। इंडिया 2016 में इसका मेंबर बना। MTCR एक तरीके से बाकी कंट्रीज पे मिसाइल और उसकी टेक्नोलॉजी के तहत थोड़ा चेक एंड बैलेंस रखती है। ध्यान करने वाली बात है, MTCR इज नॉट लीगली बाइंडिंग। इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग, बस ऐसी वो है। और चाइना इज नॉट अ मेंबर ऑफ MTCR। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें इंडिया 2017 में मेंबर बन गया था। इसमें टोटल पहले 8 कंट्रीज थी, अब ईरान ने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। और टोटल 9 मेंबर्स हैं इसके। 9 मेंबर्स कौन कौन से हैं? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। एक्सेप्ट तुर्कमेनिस्तान। ईरान, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, चारों हैं। तुर्कमेनिस्तान इसका पार्ट नहीं है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट ये भी सही है, तो इंडिया तीनों का मेंबर है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3। ओके, अगला सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन द recent years. Vietnam is led by multi-party political system. Vietnam's economic growth is linked to its integration with global supply chains and focus on exports. For a long time, Vietnam's low labor cost and stable exchange rates have attracted global manufacturers. Vietnam has the most productive e-service sector in the Indo-Pacific region. Which of the statements given above are correct? देखिए एक एक स्टेटमेंट्स को हम करते हैं सॉल्व। पहली स्टेटमेंट, वियतनाम हैज बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड इन द रीसेंट ईयर्स। वन ऑफ द बोला है, फास्टेस्ट नहीं बोला, ध्यान दीजिए, वन ऑफ द बोला है। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड, वियतनाम इज लेड बाय मल्टी पार्टी पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वहां चाइना की तरह ही वन पार्टी कम्युनिस्ट रूल चल रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। Vietnam's economic growth is linked to its integration with global supply chains and focus on exports. ये बिल्कुल सही है, मैन्युफैक्चरिंग हब है वियतनाम। For a long time, Vietnam's low labor costs and stable exchange rates have attracted global manufacturers. Not only that, वियतनाम की strategic location आगे शिपिंग इंडस्ट्री, लो लेबर कॉस्ट, लो मैन्युफैक्चरिंग, ये सब कंट्रीब्यूट करता है वियतनाम की ग्लोबल, they have attracted global manufacturers. The fourth statement is correct. Vietnam has the most productive ई-सर्विस सेक्टर इन द इंडो-पैसिफिक रीजन। देखिए ये थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो 1, 3 एंड 4, 5 कहीं नहीं आ रहा है, तो फिफ्थ स्टेटमेंट ऑब्वियसली गलत है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1, 3 एंड 4। Okay, next. In India, which one of the following is responsible for maintaining price stability by controlling inflation? देखिए वेरी 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 इजी क्वेश्चन। इससे इजी क्वेश्चन मुझे लगता है यूपीएससी पूछ सकता है। हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन कंट्रोल कौन करता है? दैट इज आरबीआई। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आरबीआई।
Okay, next, with reference to non-fungible tokens, NFTs, consider the following statements. Which of the statements given above are correct? देखिए पहली स्टेटमेंट, दे इनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. दे आर यूनिक क्रिप्टोग्राफिक टोकन्स दैट एग्जिस्ट ऑन अ ब्लॉकचेन, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. दे कैन बी ट्रेडेड और एक्सचेंज एट इक्विवेलेंसी एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ कमर्शियल ट्रांजैक्शंस. ये क्रिप्टो में भी कर सकते हैं, कमोडिटी में भी कर सकते हैं, सब में कर सकते हैं, एटसेट्रा. So this statement is also correct. So correct answer will be option D, 1, 2 and 3. Easy question tha. Okay, next. In India, which one of the following compiles information on industrial disputes, closures, retrenchments and layoffs in factories employing worker? Central Statistics Office, Department of Promotion of Industry and Internal Trade, Labor Bureau, National Technical Manpower Information System. देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, लेबर ब्यूरो. ओके, नेक्स्ट. इन इंडिया व्हाट इज द रोल ऑफ कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन, CCO? Select the correct answer using the codes given below. CCO is the major source of coal statistics in government of India. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. It monitors progress of development of captive coal lignite blocks. ये statement भी बिल्कुल सही है. It hears any objection to the government's notification relating to acquisition of coal bearing areas. ये statement भी बिल्कुल सही है. It ensures that coal mining companies deliver the coal to end users in the prescribed time. ये statement गलत है. So the correct answer हो जाएगा आपका option A, 1, 2 and 3. Okay, next. With reference to the tea board in India, consider the following statements. Tea board की बात कर रहा है. The tea board is a statutory body. It is a regulatory body attached to the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. The tea board's head office is situated in Bengaluru. The board has overseas offices at Dubai and Moscow. Which of the statements given above are correct? देखिए पहली statement, the tea board is a statutory body. ये statement बिल्कुल सही है. 1953 के एक्ट के तहत ये बोर्ड बनाया गया था. इट इज द रेगुलेटरी बॉडी अटैच्ड टू द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स. ये स्टेटमेंट गलत है. इट इज नॉट अटैच्ड टू एनीवन. तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. थर्ड स्टेटमेंट, द टी बोर्ड हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन बेंगलुरु. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है. इसका हेड ऑफिस है कोलकाता में. The third statement is incorrect. Fourth, the board has overseas offices at Dubai and Moscow. This statement is absolutely correct. Not only that, in London also they have overseas offices at Dubai and Moscow and London also. ठीक है. Okay, that's all for today दोस्तों. आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो. अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए. सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.